हेलो दोस्तों, मैं साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उसके कारण और उसका इलाज। किस कारण से ओसीडी होता है, इसका इलाज संभव है या नहीं है, और अगर संभव है तो इसका इलाज कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने बात की कि ऑब्सेशन क्या होते हैं और कंपल्शन क्या होते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है जो एक ब्रेन का पर्टिकुलर पार्ट होता है, CSTC लूप, कोर्टिको स्ट्राटो थैलेमो कॉर्टिकल लूप। इस लूप में, CSTC लूप में सेरोटोनिन नाम का एक केमिकल रसायन के डिसरेगुलेशन से ये मानसिक बीमारी होती है। इस डिसरेगुलेशन के कारण क्या होते हैं? जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कोई भी मानसिक बीमारी मेनली दो रीजंस की वजह से होती है कि जेनेटिक, अनुवांशिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वातावरण। जैसे जेनेटिक, आपकी फैमिली में ये बीमारी किसी को है, अभी तक लोग पूछते हैं कि सर मानसिक बीमारियां जेनेटिक्स भी होती हैं। एज ए साइकेट्रिस्ट बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि साइकेट्रिक जो मानसिक बीमारियाँ हैं उनमें जो अनुवांशिक है, जो जेनेटिक है, वो इवन आपके शारीरिक मेडिकल प्रॉब्लम से भी बहुत सी बीमारियों से ज़्यादा होती है। तो आप इसको बीमारी इसलिए बीमारी समझे, इसमें जेनेटिक्स होती है। आपकी फैमिली में किसी को ओसीडी है, आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी परिवार के पर्सन को, और आप में भी जेनेटिकली वो अनफॉर्चुनेटली आपको उनसे आ गया। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, वातावरण। जैसे किसी को स्टडी का स्ट्रेस, किसी को जॉब का, किसी का कोई फाइनेंशियल इश्यू आ गया, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई एक बड़ा स्ट्रेस है जिसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। उसके जो स्पेसिफिक जो एरिया मैंने बताया उसमें जो सेरोटोनिन के डिसरेगुलेशन से बीमारी होती है। क्या इसका इलाज संभव है? हाँ, इसका इलाज सिर्फ संभव ही नहीं है, इसका आज के दिन बहुत अच्छा इलाज है। ओसीडी के इलाज में हम क्या करते हैं? हमारे पास कुछ मेडिकेशन है, जो दवाइयाँ हैं, जो वेरियस ग्रुप के, जैसे SSRIs, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। पहले हम TCA ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट यूज़ करते थे, बट आजकल फ्लोक्सेटिन, फ्लोक्सामिन काफ़ी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती हैं। और उसके साथ दूसरी दवाइयाँ भी हैं जो TCA मैंने बताया पुराने ग्रुप की, जिसके कॉम्बिनेशन को हम देते हैं और इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट है। कई बार ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में एक बड़ा रॉन्ग मैसेज चला गया कि ये बीमारियां, जो दवाइयां दी जाती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, पेशेंट काफ़ी सालों तक लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेडिसिन लेते हैं, हाँ, कई बार थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट, किसी को थोड़ा बहुत एसिडिटी, किसी का मुंह सूखना, थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, बट इन मेडिसिन के कोई ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे भी आप प्रॉपरली, अगर आप इसको लेते हैं और हम प्रॉपरली डोज को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, तो इन मामूली साइड इफ़ेक्ट से भी बचा जा सकता है। सो प्लीज़ ये जो मिथ है सोसाइटी में, इसको हमें शायद ख़त्म करना चाहिए कि मानसिक बीमारियों की जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, ये दवाइयाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा लंबे समय तक चलती हैं। ये दवाइयाँ, जैसे साइकेट्री में एक रूल है कि आप अगर 100% अगर रिकवरी आपको नहीं मिली कि उसके इलाज में, तो फिर पेशेंट को दिक्कत आती है, क्योंकि फिर पेशेंट एक क्रोनिक सा होता है कि उसकी मेडिसिन चलती रहती है और वो दवाइयाँ लेता रहता है और वो कभी 60, 70, 80% ठीक रहता है। तो इसमें हम मेडिसिन शुरू करते हैं, मेडिसिन से हम जो वेरियस ऑब्सेशन या कंपल्शन है उसको कंट्रोल करते हैं। और उससे मैं साथ में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें थेरेपी का, काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। इसमें वेरियस काउंसलिंग जो थेरेपी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, उनमें से एक टेक्निक हम बोलते हैं ARP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। इसमें पेशेंट को, जैसे कि कंटामिनेशन का ऑब्सेशन है, पेशेंट को हाथ धोने का, बार बार हाथ धोता है, पेशेंट बार बार नहाने की कोशिश करता है, अपने आप को ज़्यादा साफ़ सफाई से रखने की कोशिश करता है। तो इसमें हम जैसे पेशेंट को जो जिस चीज़ से उसको ऑब्सेशन है उसी का एक्सपोज उसको करवाते हैं उस सेशन में, और फिर उसको बार बार हाथ नहीं धोने देते, उसको हम रिस्पॉन्स प्रिवेंशन कहते हैं। और उसके ब्रेन में जो एक मैकेनिज्म सेट हो गई है कि वो बार बार हाथ धो के अपने आप को सेटिस्फाई करता है, ये उसको समझना पड़ेगा कि बार बार हाथ धोना इज़ अ एंडलेस प्रोसेस। उसको आज भी धोना पड़ेगा, फिर उसको कल धोना पड़ेगा, फिर परसों, तो इट्स अ एंडलेस। वो ज़िंदगी भर ऐसा करता रहेगा। उसको लगता है कि यही एक तरीका है, बट वो तरीका गलत है। वो बीमारी का तरीका है कि वो थोड़ी देर के बाद फिर उसको वो विचार आने लगेंगे, थोड़ी देर के बाद उसको फिर से हाथ धोने पड़ेंगे।
तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ERP है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन के थ्रू, इसमें हम ब्रेन का जो उसका जो मैकेनिज्म है जो बीमारी वाली, उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं, उसको समझाते हैं कि मेडिसिन के साथ अगर आप इन चीज़ों का सामना करते हो तो आपको धीरे धीरे आपके ब्रेन को ये समझ में आता है कि जो एंजाइटी है, जो घबराहट है, वो थोड़ी देर के लिए बढ़ती है, फिर वो धीरे धीरे कम हो जाती है। हाँ, ये इतना ईजी भी नहीं है, इसकी हम प्रॉपर एक हायरार्की बनाते हैं और धीरे धीरे 1 बाय 1 सिम्टम्स को टारगेट करते हैं और पेशेंट को 2-3 महीने में, अगर पेशेंट मेडिसिन और ERP का कॉम्बिनेशन लेता है, सो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है और ये इट्स लाइक अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस कि भाई आप काउंसलिंग, थेरेपी प्लस मेडिकेशन, तो पेशेंट 100% इसमें 2-3-4 महीने में पूरा ठीक हो जाता है। जैसे ही पेशेंट ठीक होता है, हम पहले कुछ 2-3 मेडिकेशन का कॉम्बिनेशन देते हैं, फिर 3 से उसको 2 पे ले आते हैं, फिर 1 पे, और फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं। और अगर पेशेंट अच्छे से कोऑपरेट करता है थेरेपी में, काउंसलिंग सेशन में, तो मेडिसिन उसकी 6 या 10 मंथ्स में बंद भी हो जाती है। तो आपको ये समझना है कि इसमें काफ़ी अच्छा इलाज है। इसमें मेडिसिन के साथ जो थेरेपी मैंने बताया, ERP, उसके अलावा CBT, कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, स्टॉप एंड रबर बैंड टेक्निक, इसमें काफ़ी दूसरी टेक्निक भी देखा जाता है कि आपको कौन सा ऑब्सेशन या कंपल्शन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं। सो दोस्तों, अपने आसपास के लोगों को भी बताएं इस बीमारी का, ये मानसिक बीमारी है, इसको एक्सेप्ट करें। और ये काफ़ी कॉमन है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, इसलिए इससे आप बाहर निकल के प्रोफेशनल हेल्प लें, इससे झिझके ना। आप ऐसा मत सोचें कि डॉक्टर आपको समझ नहीं पाएगा, अगर ये बीमारी है तो आपको क्यों नहीं समझ पाएगा। सो आज जो मैंने आपको इसके कारण और उसका जो इलाज बताया कि भाई इसका इलाज संभव है, ये अब आप लोगों को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि हम इस बीमारी के जो पेशेंट हैं उनको ठीक कर सकें और वो भी हमारे जैसी लाइफ जी सकते हैं और आराम से स्टूडेंट अपनी स्टडी कर सकता है। और जो काम करने वाला, वरना आप सोचिए कि वो कितना टाइम इन ऑब्सेशन और कंपल्शन में, अगर आप अनफॉर्चुनेटली आपके घर में किसी के OCD है, तब आप समझ सकते हो और समझ पाओगे कि इससे कितना पेशेंट का टाइम वेस्ट हो जाता है। सारे दिन वो उन्हीं चीज़ों को बार बार करता रहता है, जिसकी वजह से उसका जो डिस्फंक्शन है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करें कि ये मानसिक बीमारी है और इसका बहुत अच्छा इलाज संभव है। थैंक यू। Subscribe now.